Hello students, I welcome you in this online teaching learning process. Dear students, today is our topic of unit number 4, Impact of Jet, which is related to the subject FMM, and the topic name is Force exerted by a jet of water on a series of flat wells. Dear student, this is our lecture number 30, and after this one more topic is left in this unit, and after that we will reach for our unit number 5, that is hydraulic turbine. So let's start today's topic. So before proceeding this topic, just we recall what we had studied in previous lecture. In previous lecture, we have studied that define impact of jet, define or determine force exerted on a stationary plate, flat, vertical, inclined, and curved. One more topic we have studied, determine force exerted on a moving plate, vertical, inclined, and curved. And we have studied related numericals of both these two topics. So today our learning outcome is determine force exerted by the jet on a series of vents. This is our today's learning outcome. Analyze the behavior of force exerted on series of plates. Then we have studied some numerical here. So today's program outcome is we have in this topic PO1, PO4, PO6 and PO7 that these POs are satisfied. How they come satisfied we will see further in this lecture. So let's start. So देखिए स्टूडेंट्स, आज का जैसा टॉपिक का नाम है हमारा फोर्स एक्सर्टेड बाय रेट ऑफ वाटर ऑन अ सीरीज ऑफ फ्लैट वेन्स. इसके पहले हम लोगों ने दो टाइप के वेन्स फोर्स एक्सर्टेड ऑफ वाटर जेट ऑफ वाटर पढ़े हैं. एक पढ़े थे हम लोगों ने फिक्स प्लेट्स के ऊपर और एक पढ़े थे हम लोगों ने मूविंग प्लेट्स के ऊपर. लेकिन दोनों कंडीशन में जो प्लेट्स थी वो एक सिंगल प्लेट के ऊपर हम लोगों ने स्टडी की. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम लोग सीरीज ऑफ वेन्स के ऊपर यानी नंबर ऑफ प्लेट्स के ऊपर स्टडीज करने वाले. तो देखिए यहाँ लिखा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑफ वाटर ऑन अ सिंगल मूविंग प्लेट इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल, इट्स ओनली अ थ्योरेटिकल वन. मतलब सिंगल प्लेट पे जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े फोर्स एक्सर्टेड वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. वो सिर्फ थ्योरेटिकल जैसे हमको डिजाइन करना है तो वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट के लिए ही वो पॉइंट ठीक है. In actual practice, a large number of blades are mounted on the circumference of the wheel at the fixed distance apart as shown in figure. एक्चुअल में हम जब भी ये डिजाइन एनालिसिस किया जाता है ब्लेड्स का तो उसमें नंबर ऑफ प्लेट्स रहती है जो कि किसी भी हब के ऊपर माउंटेड रहती है. ठीक है. और उनका डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस होता है. हर प्लेट का दूसरे प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो इक्वल रहेगा. उनका साइज शेप वो सब चीजें सेम रहेगी. The jet strikes the plate and due to the force exerted by the jet on the plate, the wheel starts moving and the second plate mounted on the wheel appears before the jet, which again exert the force on the second plate. तो यहाँ कहा गया है देखो दोस्तों, जैसे देखिए डायग्राम है. ये डायग्राम में एक शाफ्ट है. शाफ्ट के ऊपर एक हब बना हुआ है. हब के ऊपर ये प्लेट्स लगी हुई है. इनको प्लेट्स, वेन्स, ब्लेड्स कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है. अभी ये शाफ्ट जब और यहाँ पे देखिए एक पाइप है. पाइप के सामने नोजल है और नोजल से जेट बाहर निकल रहा है. तो जेट का वेलोसिटी है v, डायमीटर रहेगा d, और जो प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो प्लेट में फोर्स एक्सर्ट होगा जिस वजह से प्लेट मूव होगी. तो प्लेट जब मूव होगी तो उसकी वेलोसिटी रहेगी u. ठीक है. तो यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि जैसे ही ये जेट पहली प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करता है तो ये जेट अपनी फोर्स इस पे एक्सर्ट करता है जिस वजह से प्लेट आगे मूव होती है और सडनली सेकंड प्लेट उसके ऊपर उसके जेट के सामने आ जाती है और फोर्स इस प्लेट से हटके अभी सेकंड प्लेट पे जाएगा. जैसे ही सेकंड प्लेट पे जाएगा वो फोर्स ड्यू टू फोर्स ये प्लेट आगे जाएगी. वो जैसे ही आगे जाती है सडनली थर्ड प्लेट जेट के सामने आ जाएगी. सो जिस वजह से फोर्स क्या होगा, कंटिन्यूसली प्लेट्स के ऊपर आएगा. ठीक है ना. ये क्या कंसेप्ट है ये हम लोग आगे आगे देखते हैं. ठीक है. ये सिर्फ ध्यान में रखिएगा इसको. तो thus each plate appears successively before the jet and jet strikes force on each plate and the wheel start moving at a constant speed. So इससे क्या हो रहा है कि हर बार एक नई प्लेट सामने आ जाती है और वो फोर्स कॉन्स्टेंटली उन प्लेट्स के ऊपर गिरता है. वो और ध्यान से सुनिए, वो फोर्स जो होता है वो कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर गिरता है जिसकी वजह से स्पीड भी जो रहती है वो कांस्टेंट आती है. मतलब वो शाफ्ट घूमेंगे. शाफ्ट क्यों घूमेंगा शाफ्ट? क्योंकि ब्लेड के ऊपर फोर्स एक्ट हो रही है जिस वजह से शाफ्ट घूमेगा और वो शाफ्ट की स्पीड कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. तो देखिए लेट v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जेट.
d इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ जेट एंड u इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेन। ये हम लोग अभी बहुत सारे टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हमको थोड़े से ध्यान में रखना है, वो चीजें ध्यान में रखिए, अभी आगे आएगी। इन दिस केस द मास ऑफ वाटर coming out from the nozzle per second is always contact with the plate when all the plates are considered। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि इन दिस केस द मास ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द नोजल पर सेकेंड इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद द प्लेट। जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि इसके पहले हम लोगों ने जो कंसेप्ट पढ़े थे वो ध्यान में लाइए। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था फिक्स प्लेट, और वो प्लेट सिंगल थी, ठीक है। उसमें मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड क्या आया था हमारा, रो ए वी आया था, ठीक है। ये आपको सभी को पता है। फिर हम लोगों ने सेकंड टॉपिक पढ़े थे मूविंग प्लेट। फिर मैंने आपको बोला था कि मूविंग प्लेट में क्या होता है, जैसे ही जेट एक्ट करता है प्लेट के ऊपर, प्लेट मूव होती है, इस वजह से मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड चेंज हो जाता है। और उस कंडीशन में क्या होता था, वो मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड रो ए ब्रैकेट में v माइनस यू। सो फिक्स प्लेट के लिए क्या रहता था, रो ए वी और मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, और मूविंग प्लेट के लिए क्या रहता था, रो ए वी माइनस यू। ये दो चीजें आपको ध्यान में, और इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए, हेंस मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड द सीरीज ऑफ प्लेट इज रो ए वी। अब कैसा है, यहाँ पे ये प्लेट्स मूविंग है, तो मूविंग प्लेट्स की वजह से क्या होना चाहिए था, यहाँ पे रो ए वी माइनस यू आना चाहिए था, ठीक है ना। क्योंकि जेट जैसे जेट स्ट्राइक करता है प्लेट के ऊपर, प्लेट मूव होती है। लेकिन देखिए यहाँ पे केस लिखिए, इन दिस केस द मास ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द नोजल पर सेकंड इज ऑलवेज इन अ कॉन्टैक्ट विद द प्लेट व्हेन ऑल द प्लेट आर टू बी कंसीडर्ड। जब हम सभी प्लेट को कंसीडर करते हैं, तो जैसे ही एक प्लेट पीछे चली जाती है, उसकी जगह नई प्लेट आ जाती है। जैसे ही वो दूसरी प्लेट पीछे चली जाती है, उसकी जगह नई प्लेट आ जाती है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये सिर्फ इसी टॉपिक में है। इसीलिए जो प्लेट है वो हमेशा जेट के कांटेक्ट में रहती है। प्लेट क्या होती है, हमेशा जेट के कांटेक्ट में रहती है। और इसके पहले की जो हम लोगों ने मूविंग प्लेट्स वाले जो टॉपिक पढ़े थे, उसमें जेट जैसे ही स्ट्राइक होता था तो प्लेट आगे चली जाती थी, और वहां पे कोई दूसरी प्लेट ना होने की वजह से जो इम्पैक्ट होता था वो रो ए मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड होता था, वो होता था रो ए वी माइनस यू। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, रो ए वी। ये याद रखिए, सिर्फ इस पर्टिकुलर इस टॉपिक में है ये चीज, कि यहाँ पे क्या होगा, रो ए वी, ठीक है। और ये क्यों होगा, क्योंकि प्लेट हमेशा जेट के कांटेक्ट में रहती है, ठीक है ना। जैसे फिक्स प्लेट में क्या होता था, प्लेट मूव नहीं होती थी, जेट के कांटेक्ट में रहती थी, इसलिए वहां पे आया था रो ए वी। मूविंग प्लेट में क्या होता था, जैसे ही जेट कांटेक्ट करता था प्लेट आगे चली जाती थी, इसलिए वहां पे हो जाता था रो ए वी माइनस यू। लेकिन यहाँ पे मूविंग प्लेट का कंसेप्ट है, लेकिन सीरीज ऑफ प्लेट से मतलब एक प्लेट अगर चली जाती है तो उसकी जगह दूसरी प्लेट आती है, दूसरी प्लेट चली जाती है तो उसकी जगह तीसरी प्लेट आ जाती है। तो ये मतलब इससे क्या हो रहा है कि प्लेट हमेशा कांटेक्ट में आ रही है जेट के, मतलब कांटेक्ट खत्म हो रहा है कि उसका नहीं, इसलिए यहाँ पे मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड क्या रहेगा, रो ए वी। ऑल्सो द जेट स्ट्राइक्स द प्लेट विद द वेलोसिटी। अब देखिए, ये जो कंसेप्ट है, जेट स्ट्राइक्स द प्लेट विद द वेलोसिटी क्या रहेगा, v माइनस यू। लेकिन मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड रो ए वी रहेगा, ठीक है ना। ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। After striking, the jet moves tangentially to the plate and hence the velocity component in the direction of the motion of the plate is equals to 0। तो क्या बोल रहा है, after striking the jet moves tangentially to the plate and hence velocity component of the direction of the motion of the plate is equals to 0। स्ट्राइक होने के बाद जेट क्या हो रहा है, टेंजेंट से, प्लेट के टेंजेंट से बाहर निकलता है, जिस वजह से वेलोसिटी कंपोनेंट जो है फिक्स, यानी स्ट्राइक होने के पहले तो मिलेगा हमको, लेकिन स्ट्राइक होने के बाद उसी डायरेक्शन में 0 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक ध्यान में रखिए। तो अब ये देखिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट। सब चीजें दोस्तों वही है, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई होता है। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन बोलता है फोर्स एक्सर्टेड इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम होता है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो हम लोग मास डिवाइडेड बाय टाइम बाहर निकाल लेते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, वो कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। तो देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय टाइम मतलब हो गया रो ए वी, ठीक है ना, इनटू इनिशियल वेलोसिटी है v माइनस यू, ठीक है, मतलब स्ट्राइक होने के पहले का वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी है 0। मतलब जो अभी इसके पहले का जो हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा था कि जेट स्ट्राइक होने के बाद टेंजेंशियली अपना डायरेक्शन, टेंजेंशियली मूव करता है और अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो जेट के डायरेक्शन, प्लेट के डायरेक्शन में
जेट नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0 फाइनल वेलोसिटी। तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा एफ एक्स का, एफ एक्स इज इक्वल टू रो ए वी ब्रैकेट में वी माइनस यू, ये हो गया आपका एफ एक्स का फॉर्मूला। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला बन, इसका यूनिट रहेगा दोस्तों न्यूटन। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला बनता है वर्क डन का। तो वर्क डन का फॉर्मूला सभी को पता है, जो सेम फॉर्मूला है, फोर्स एक्सर्टेड इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब एफ एक्स इंटू वेलोसिटी ऑफ प्लेट। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू वेलोसिटी ऑफ प्लेट। तो एफ एक्स का हमारा फॉर्मूला आया रो ए वी वी माइनस यू इंटू वेलोसिटी ऑफ प्लेट रहेगा यू। सो ये फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू रो ए वी यू ब्रैकेट में वी माइनस यू, ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इसका न्यूमेरिकल आता है तो एफ एक्स का वैल्यू रहेगा रो ए वी वी माइनस यू और W रहेगा रो ए वी यू वी माइनस यू। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमको यहाँ पे एफिशिएंसी वगैरह निकालनी होती है तो काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ जेट पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी का सभी को फॉर्मूला है, आप लोगों ने 9वीं 8वीं 9वीं 10वीं से भी पढ़ के आ रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमारा मास क्या है यहाँ पे रो ए वी है, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ रो ए वी क्यूब। रो ए वी क्यूब कैसे हो गया, क्योंकि देखिए फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम की वैल्यू हमारी है रो ए वी, सो वी इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा वी क्यूब, इसलिए हाफ इंटू रो ए वी क्यूब, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमें इस पॉइंट इस कंसेप्ट में इफिशियंसी भी निकालनी होती है। तो इफिशियंसी होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड। तो वर्क डन हम लोगों ने निकाला है रो ए वी यू इंटू वी माइनस यू, ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ इंटू रो ए वी क्यूब। सो ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये रो ए वी और ये रो ए वी में से एक भी कट जाएगा, ये रो ए वी पूरा कट जाएगा और रो ए वी में से एक भी कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा वी स्क्वेयर। सो यहाँ बचेगा 2u वी माइनस यू डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर, ये रहेगा हमारा इफिशियंसी का फॉर्मूला। ये कैसा है समझ में आया फ्रेंड्स, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। तो वर्क डन का फॉर्मूला है हमारा रो ए वी इंटू यू वी माइनस यू, ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आया रो ए वी वी माइनस यू, ये एफ एक्स इंटू यू मतलब वर्क डन हो जाता है। और काइनेटिक एनर्जी है हमारी हाफ रो ए वी क्यूब। तो रो ए वी और रो ए वी क्यूब में से एक रो ए वी कट जाएगा, तो रो ए वी कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा यू वी माइनस यू और नीचे बचेगा वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो डिवाइडेड बाय 2 आता है ये मैथमेटिकल वे में ऊपर चला जाता है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनेगा 2u वी माइनस यू डिवाइडेड बाय वी स्क्वेयर। ठीक है, ये चार फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखने, कौन कौन से, एफ एक्स का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का और इफिशियंसी। तो अब यहाँ पे एक और कंडीशन आती है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। हम लोगों ने इसके पहले भी एक बार मैक्सिमम इफिशियंसी निकाला है। सो मैक्सिमम इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करना है, फॉर द गिवन जेट वेलोसिटी वी द इफिशियंसी विल बी मैक्सिमम। ये मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगी, जब हम लोग इफिशियंसी के इक्वेशन को डिराइव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यू और इक्वेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जीरो। ये ध्यान में रखिए, कब मैक्सिमम इफिशियंसी कब मिलेगी, जब हम इफिशियंसी के इक्वेशन को डिराइव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यू और इक्वेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जीरो। सो डी बाई डी यू, ये इफिशियंसी का इक्वेशन है 2u वी माइनस यू डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो डी बाई डी यू, ये 2u से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u वी हो जाएगा, यहाँ पे 2u का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर हो जाएगा। सब डी बाई डी यू से हम लोग जब इसको डेरिवेट करेंगे, सो डेरिवेट करने के बाद में देखिए क्या बनेगा, ये 2u है। सो यहाँ से u कट जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पे 2v माइनस 2u स्क्वायर है, ये सॉरी u स्क्वायर था तो ये 2 सामने आ जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा ये। सो देखिए जब हम लोग डेरिवेट करेंगे इस इक्वेशन को 2uv को, तो यहाँ पे बचेगा u का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा 2v माइनस ये 2u स्क्वायर था तो ये स्क्वायर सामने आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 और ये स्क्वायर का हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 4u पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर 1 को हम लोग लिखते नहीं, और ये वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है, ये जैसे कि वैसे रहेगी बाहर। ठीक है, सो इजी कोस्ट हो जाएगा आपका 0। ठीक है, सो आप देखिए ये वी स्क्वायर, ये जो वी स्क्वायर है ये कांस्टेंट टर्म है, ये हट जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे बचेगा 2v इज इक्वल टू 4u। ठीक है, 2v इज इक्वल टू हो जाएगा 4u। सो यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग 2v डिवाइडेड बाय
4, तो 2 से कट इक्वेट कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो u इज इक्वल टू बनेगा v/2। ये रहेंगी कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। जब भी वेलोसिटी ऑफ प्लेट वेलोसिटी ऑफ जेट से आधी रहेगी, ठीक है ना, तब आपकी इफिशियंसी कितनी रहेगी, मैक्सिमम। सो इफिशियंसी मैक्सिमम इज इक्वल टू 2u। देखिए भी ये फॉर्मूला है 2u v माइनस यू डिवाइड बाई वी स्क्वायर। इसमें हम लोग जब u की जगह वी स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे तो हमारा इफिशियंसी क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो ये फॉर्मूला बनेगा इफिशियंसी 2u ब्रैकेट में 2u बाय 2u ब्रैकेट में 2u माइनस यू डिवाइडेड बाय 2u उसका स्क्वायर। सो इफिशियंसी मैक्सिमम आ जाएंगे हाफ। मतलब ये इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करेंगे तो ये सब u कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1/2। सो 1/2 मतलब होता है 0.5 और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 50% आ जाएगा। तो ये रहेंगी हमारी मैक्सिमम इफिशियंसी। मतलब इस कंडीशन में मैक्सिमम इफिशियंसी कब रहेगी, 50%। और ये कंडीशन क्या रहेगी, u का वैल्यू रहेगा जब भी v/2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक न्यूमेरिकल है जो कि पेपर में आता है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अ जेट ऑफ वाटर 50 mm इन डायमीटर मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सीरीज ऑफ वेन्स। देखिए सीरीज ऑफ वेन्स का डायरेक्ट नाम दिया हुआ है। मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। सो एक जेट है वाटर का जिसका डायमीटर 50 mm है। उसके बाद में वेलोसिटी ऑफ जेट 15 मीटर पर सेकेंड दी गई है और वेलोसिटी ऑफ प्लेट 6 मीटर पर सेकेंड दी गई है। अब बोलता है फाइंड करो फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट, मतलब एफएक्स फाइंड आउट करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है और थर्ड इफिशियंसी फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल न्यूमेरिकल है दोस्तों। गिवन डाटा में d इज इक्वल टू 50 mm तो ये जाएगा 0.505 मीटर, v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड, u इज इक्वल टू जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। प्रोसीजर, सबसे पहले प्रोसीजर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ जेट निकाल लेंगे π/4 d स्क्वायर से। तो π/4 इंटू 0.05 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 1.9634 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। उसके बाद फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा रो ए वी वी माइनस यू, ये हमारा फॉर्मूला है। सो रो क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे रो दिया नहीं है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जहाँ पे भी वाटर नाम आएगा तो उसके रो कितना हो जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो आप यहाँ पे कहीं भी लिख दीजिएगा, अज्यूम रो वाटर, रो ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो रो 1000 हो जाएगा इंटू ए हम लोग ने निकाल गया, वी हमारे पास गिवन है, फिर से वी माइनस यू। तो हमारा फोर्स आ जाएगा 265.06 न्यूटन। उसके बाद वर्क डन क्या करना है, तो फोर्स एक्सर्टेड मल्टीप्लाई बाय यू करना है। तो उसको यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्क डन मिल जाएगा 1590.36 न्यूटन मीटर पर सेकंड और जूल पर सेकंड। अब हमको क्या निकालना है, इफिशियंसी निकालना है दोस्तों। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट। सो आप यहाँ पे वर्क डन हम लोगों ने निकाल लिया है, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो ए वी क्यूब होता है। तो इस वैल्यूज में पुटअप करिए तो आपको इफिशियंसी मिल जाएगी 0.48, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 18% मिल जाएंगे। तो ये एक हमारा रेगुलर फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा जो हमारा यहाँ का जो फॉर्मूला है इफिशियंसी का, वो था 2u v माइनस यू डिवाइड बाई वी स्क्वायर। तो वो अगर फॉर्मूला भी यूज करते तो हमारा इफिशियंसी 48% ही आएगा। तो ऐसे सिंपल टाइप का न्यूमेरिकल आता है। एक और न्यूमेरिकल देखेंगे, A jet of water strikes a series of cup shaped pen। अभी यहाँ पे देखिए सीरीज ऑफ कप शेप पेन है which deflect through an angle of 165 डिग्री। अभी कप वेन होने की वजह से यहाँ पे एंगल आता है, फ्लैट वेन्स रहती तो एंगल नहीं आता था, कप वेन्स होने की वजह से एंगल आता है। If the velocity of jet corresponding to the head of 40 meter and the velocity of vane is such that the efficiency is maximum। अब देखिए यहाँ पे हेड दिया है, मतलब एच दिया हुआ है 40 मीटर और वेन के लिए कहा गया है उसने कि इफिशियंसी इज मैक्सिमम। तो इफिशियंसी मैक्सिमम कब होती है, जब हम लोग u इज इक्वल टू v/2 लेते हैं, वो ध्यान में रखिएगा, वो यहाँ पे यूज होगा। फाइंड द वर्क डन ऑफ वेन पर केजी ऑफ वाटर। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एच दिया हुआ है 40 मीटर, थीटा दिया हुआ है 165। अब ये 165 को किस तरीके से लिया जाता है, तो यह एक बात ध्यान में रखना, थीटा जब भी 90 डिग्री से ऊपर में दिया रहेगा, कितना बोल रहा हूँ मैं, सुनिए, 90 डिग्री से ऊपर, तो आपको क्या करना है, उसको 180 माइनस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे 165 डिग्री दिया है तो हम लोग थीटा कितना लेंगे, 180 माइनस 165 दैट इज 15 डिग्री। ये कैसा होता है, ये आपको मैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें आपको डिटेल में समझा दूंगा ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहाँ पे डायग्राम वगैरह दी है, ठीक है। सो थीटा कितना लेना है, अगर 90 डिग्री से कम है तो आप जितना थीटा दिया है उतना लेंगे, लेकिन अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो उसको क्या करना है, 180 से माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारा 165 डिग्री दिया हुआ है तो हम लोगों ने क्या किया, उसको 180 माइनस 165 दैट इज 15 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ जेट। सो वेलोसिटी ऑफ जेट में v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। अभी देखिए यहाँ पे अंडर रूट 2g दिया है, लेकिन हमको यहाँ पे साथ में cv भी लिखना होता है,
क्योंकि जब भी हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं तो यहाँ पे CV लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जैसे CV, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे CV का वैल्यू 0.99 या 1 जो भी वैल्यू अज्यूम करना है। यहाँ पे जैसा दिनों दिया नहीं है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे CV इज इक्वल टू 1 करके। 1 अगर लेते तो हमारा आंसर में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 2 इंटू 9.81 इंटू 40, ये एच जो है दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ जेट आएगा 28.01 मीटर पर सेकेंड। So in the in it is the given that velocity of wind is such that efficiency is maximum। अब ये कंडीशन दी है कि velocity of winds कब होगी, जब efficiency maximum है। तो maximum efficiency के लिए क्या किया जाता है, u is equals to v by 2 होता है। तो v हम लोगों ने निकाल चुके हैं, तो v by 2 से यहाँ से अगर उसको velocity को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमको u में मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेट मिल जाएगा, दैट इज 14.05 मीटर पर सेकंड। अब देखिए, अब हमको क्या निकलना है, वर्क डन। वर्क डन, लेकिन साथ में देखिए यहाँ पे लिखा है पर केजी, तो हमारा वर्क डन का पर केजी का फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, हमें रो ए वी से डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा। अगर पर केजी नहीं लिखा हुआ रहता तो हम लोग सिंपली ये फॉर्मूला रहते रो ए वी वी माइनस यू इंटू यू का, लेकिन यहाँ पर केजी ऑफ मीटर लिखा है इसलिए यहाँ पे रो ए वी से डिवाइड करना पड़ेगा। ये ध्यान में रखना, जहाँ पे भी पर केजी मतलब यूनिट क्वांटिटी में जब निकालना होता है तो मास से डिवाइड कर देते हैं। अगर यही पर यूनिट ऑफ वेट रहता था यहाँ पे, तो हम रो ए वी के साथ में जी से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आप सभी को? फिर से एक बार बताता हूँ, यहाँ पे सिर्फ वर्क डन नहीं पूछा है, वर्क डन ऑन वेन पर केजी ऑफ वाटर पूछा, मतलब 1 केजी वाटर का कितना वर्क डन होगा ये पूछा गया है, ठीक है। सिंपली टोटल वर्क डन नहीं पूछा गया है। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला है हमारा रो एफ एक्स इंटू यू, तो एफ एक्स क्या है यहाँ पे रो ए वी वी माइनस यू और इंटू यू, ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। लेकिन पर केजी ऑफ वाटर लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, मास से। तो ये मास है हमारा रो ए वी, तो रो ए वी कट जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा वी माइनस यू इंटू यू, तो वी भी है यू भी है इंटू यू भी है, तो यहाँ पे हमारा वर्क डन निकल जाएगा 196.14 न्यूटन मीटर पर केजी, ठीक है, और जूल पर केजी। ये था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। इसके बाद दोस्तों ये कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने हैं, और यहाँ पे आज हम लोग स्टॉप करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन अ मूविंग अनसिमेट्रिकल प्लेट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को आज का टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।